कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है और एक बार फिर हम हाजिर हैं अपने खास मेहमानों के साथ। और आज बात होगी कि मोदी जी ने जो खुद का अपना ही रिपोर्ट कार्ड दे दिया है, विरोधियों को एक तरह से कहते हैं और थोड़ा पस कर दिया, पीछे ढकेल दिया है कि जो उनका मिशन था कितना पूरा हुआ है और 25 के 50 दिन में उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट हासिल की हैं उसके बारे में भी बता दिया है। जरा अब ये देखते हैं कि 2025 के जो 50 दिन हैं हर नेता के लिए कैसे रहे हैं। शुरुआत तो मोदी जी से ही करेंगे क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है, लेकिन एक एक करके फिर एक एक नेता के बारे में बताएंगे कि 2025 का आगाज इस नेता के लिए कैसा हुआ है और आगे फिर अंजाम किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी इस वक्त मौजूद हैं, दीपक चौरसिया जी हमारे साथ मौजूद हैं और अनंत विजय जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, मोदी जी ने तो आज सेल्फ टेस्ट दे दिया। बच्चा जब ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना कि ले लो टेस्ट खत्म करो, तो आज उन्होंने कहा कि देखिए 25 के 50 दिन ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। मोदी जी तो लगभग 24 साल से जो है टेस्ट दे रहे हैं। इतना टेस्ट तो मुझे नहीं लगता भारतीय राजनीति में किसी नेता का हुआ होगा। इतना हमला, इतना विरोध, और उस विरोध में रुकना नहीं, चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में रहे हों या प्रधानमंत्री। लोगों को उम्मीद क्या थी, मतलब उनके विरोधियों को 4 जून 2024 के बाद, कि अब मोदी का वो ऑरा खत्म हो गया, अब मोदी कमज़ोर दिखेंगे। सबसे बड़ी बात कही जा रही थी कि इनको कोई अनुभव तो है नहीं अलायंस की सरकार चलाने की, गठबंधन की। गुजरात में भी रहे तो अकेले बहुमत से रहे, दिल्ली में भी आए तो जो है 2 चुनाव 14 और 19 अपने बूते पर जीते और पूर्ण बहुमत लेकर आए। अब गठबंधन की सरकार चलाना है, वो इनसे नहीं चल पाएगा। और गठबंधन में जो प्रमुख साथी हैं वो बड़े नेता हैं, उनका नेशनल कद है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, तो वो नहीं चलने देंगे। गठबंधन को तो उम्मीद थी कि हमारी सरकार बनने की संभावना बन सकती है अगर इन दोनों को तोड़ लें। इनसे बात भी की गई, इनको प्रस्ताव भी दिया गया। इस सब के बीच में ये परफॉर्मेंस दावा नेता कुछ भी करे, कोई भी पार्टी, हर पार्टी अपना अच्छा ही दावा करती है। असली जो एंडोर्समेंट है, परीक्षा का परिणाम है, वो मतदाता देता है। आपको जनादेश क्या मिलता है। 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें से 3 क्लियर कट विक्ट्री है बीजेपी की। एक में जम्मू कश्मीर को मैं 2 राज्यों के हिसाब से देखता हूँ। जम्मू बिल्कुल अलग, हमेशा ही, केवल इस बार की बात नहीं है, हमेशा ही अलग तरह से वोट करता है। घाटी अलग तरह से वोट करती है, तो जम्मू से कांग्रेस का लगभग सफाया कर दिया। झारखंड में बीजेपी बुरी तरह से हार गई, एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा नहीं उठा पाई। तो ये उसके लिए सबक है कि एंटी इनकम्बेंसी होते हुए भी आप क्यों फायदा नहीं उठा पाए। बहुत से कारण हैं उसकी, इस समय उसके विस्तार में जाने का समय नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो रिजल्ट आया लोकसभा के बाद विधानसभाओं का, इससे प्रधानमंत्री का उत्साह और बढ़ा है। उनको लग रहा है कि जनता हमारे साथ है, जनता ने का विश्वास हमसे अभी नहीं हटा है। सीटें भले कम हो गई हों, कुछ नाराजगी रही होगी और बहुत से कारण रहे होंगे, लेकिन जनता का विश्वास बना हुआ है और विपक्ष कुछ गेन करता हुआ नहीं दिख रहा, खासतौर से मुख्य विपक्षी दल है। तो इस सब को अगर मिलाकर देखें तो ये जो बातें बोल रहे हैं ये इसी कॉन्फिडेंस का नतीजा है। दीपक जी, जिस तरह से 24 में ऐसा लग रहा था कि अब यहां से, क्योंकि हर कोई चीज होती है अपना पीक अटेन करती है और पीक अटेन करने के बाद डाउन आता है, ये विज्ञान का, सृष्टि का एक नियम है। तो सबको लग रहा था 4 जून 2024 के बाद से मोदी जी का पीक है और अब यहां से नीचे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कमबैक किया साल के अंत तक, और अब 25 की शुरुआत में तो जिस तरह से वो दिल्ली जिसे अजय कह रहे थे अरविंद केजरीवाल इस जन्म में, उसको भी जीत कर दिखा दिया। निसंदेह लोगों को यह लगा था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें आई और कांग्रेस 99 पर आई, मतलब डबल बनाया उसने, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी बनने लगी, तो जितने भी पॉलिटिकल पंडित थे और जितने भी ऐसे लोग थे जो मोदी की आलोचना करते हैं, जो पत्रकार भी थे जो विश्लेषण करते हैं, उनका भी यह मानना था कि क्या ये मोदी के पीक का डाउनफॉल तो नहीं शुरू हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी से महाराष्ट्र का चुनाव जीता, झारखंड में हारी, लेकिन दिल्ली का चुनाव जीता, और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण था हरियाणा का, जिसने शुरुआत करी, हरियाणा वो जगह थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रूव किया कि वो माउथ टू माउथ कैंपेन करके, घर घर जाकर छोटी छोटी टोलियों से कैंपेन करके एक स्ट्रॉन्ग कास्ट कॉम्बिनेशन जो वहां पर रूल करता है उसको तोड़ सकती है।
महाराष्ट्र में आपने देखा, हरियाणा में लोकसभा के चुनाव 5-5 थे, महाराष्ट्र में भी इसी तरह से इंडिया को बहुमत मिला था, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वहां पर कमजोर हुई थी, जबकि एक बहुत बड़ा और लार्जर अलायंस था। लेकिन एक के बाद एक इन 3 राज्य सरकारों की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ऑब्वियस सी बात है कॉन्फिडेंस भी उनको ही होगा। और दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो लोग मोदी जी को अंडर एस्टिमेट करते हैं ना, वही ये कहते हैं, और ज्यादातर राजनीतिक पंडितों को ये लगता है कि गठबंधन की राजनीति मोदी जी ने कभी नहीं की, लेकिन ये वस्तुस्थिति नहीं है। अगर आप उनके शुरुआती दौर को देखें तो जब वो सेक्रेटरी थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर, तब हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार थी, पंजाब के अंदर गठबंधन की सरकार थी, और वो एक ऐसा दौर था जब देश में एनडीए बन रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने उसको बेहद नजदीक से देखा। जब वो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बने कुशाभाऊ ठाकरे के कार्यकाल के दौरान, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के गठबंधन को बढ़ता फलते फूलते, और 13 दिन की सरकार भी देखी, 13 महीने की सरकार भी देखी, और जो मुख्य रणनीतिकार हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक थे। मैं मानता हूं बहुत बड़े बड़े लीडर्स उस वक्त थे, एक थे, ये गलत नहीं होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने एक बार मुझे खुद कहा था कि जो लोग ये समझते हैं कि मैं गठबंधन की राजनीति नहीं कर सकता, वो मुझे अंडरस्टिमेट करते हैं। तो जो मोदी के बारे में जो धारणा बनती है ना, प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर भी उसको लगातार तोड़ते हैं कि भाई ये राइट विंग और हिंदुत्व की राजनीति करेंगे। लेकिन उन्होंने दिखाया 2002 के बाद जो है, जब उनकी नई सरकार बनी, तब गुजरात मॉडल सामने आया। तो प्रधानमंत्री मोदी के पास एक बहुत लंबा रेंज है, बहुत लंबा बुके है, वो हर बार नई नई तरह की बात करते हैं। और मेरे ख्याल से उनकी जितनी भी पब्लिक स्पीच आप मुख्यमंत्री के तौर पर देख लो, प्रधानमंत्री के तौर पर देख लो, वो 30 से 50 मिनट और लगभग 1 घंटे तक बोलते हैं। या बिहार का भाषण भी उठा लीजिए, आज उन्होंने लगातार ये बताया कि उनकी सरकार ने बिहार के लिए क्या किया है, देश के लिए क्या किया है, महाकुंभ के बारे में भी बोला। लेकिन उन्होंने एक एक के सीरीज दिखाई। तो सर ने बिल्कुल सही कहा कि मोदी एक ऐसे स्टूडेंट है जो हर बार क्लास टीचर को खुद ही जाके टेस्ट दे आते हैं, और देश की जनता के सामने ये टेस्ट तो 2001 में जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब से देते आ रहे हैं, क्योंकि उससे उनसे ज्यादा राजनीतिक विरोध किसी ने नहीं झेला। उन्होंने तो बता दिया कि 25 के 50 दिन कैसे रहने वाले हैं। जब मोदी जी के दिन अच्छे चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे विरोधियों के अच्छे दिन तो नहीं है। राहुल जी के घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। इंडिया अलायंस में एनडीए तो उन्होंने साथ के रखा हुआ है, लेकिन इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक ठाक हुआ ऐसा लगता नहीं है। मुझे लगता है एक तो इंडिया अलायंस कभी था नहीं। मैं पहले भी और आपके इस कार्यक्रम में कई बार कह चुका हूं कि 2-2.25 कुल जमा उनकी बैठक हुई थी। अगर आप याद करिए तो ना कोई झंडा, ना कोई डंडा, ना कोई एजेंडा, कुछ था नहीं उनका। वो एक ऐसा बबल क्रिएट किया गया था जिसके भ्रम के आधार पर, उसमें भ्रम की हवा भरी गई थी उस बबल में, और उसमें संविधान के खिलाफ, बदलने के खिलाफ, आरक्षण खत्म करने का नैरेटिव चलाया गया। उससे भ्रमित होकर जनता, मुझे लगता है 224 में, और इस पर हम लोग लंबी चर्चा कर चुके हैं, उसके करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो मोदी जी का कॉन्फिडेंस आया वापस, मुझे लगता है जो उनका कोर हिंदू वोट बैंक है वो उनके साथ मजबूती से खड़ा है। और नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो अपनी हिंदुत्व की आइडेंटिटी को कभी छोड़ते नहीं हैं। आप देखिए, कुंभ में भी गए तो उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा किया। अभी बागेश्वर धाम में भी कल थे तो उन्होंने पूरा चंदन लगा के और पूरी पूजा करके, चाहे कोई भी होता है, लोग बहुत हिचक के साथ करते हैं। नरेंद्र मोदी ने देश के हिंदू जनता के मिजाज को समझते हुए अपने आप को एकमात्र ऐसे नेता के तौर पर रखा कि अगर हिंदू वोटरों के लिए कुछ कहना है या हिंदू वोटरों के हित में कुछ बोलना है तो पूरी जनता नरेंद्र मोदी की तरफ देखती है। और आप देखिए कि कुंभ का जिस तरह से आयोजन हुआ और जिस तरह से वहां जाति वाली जो राजनीति, आज कोई पीडीए का नाम ले रहा है? नहीं ले रहा है। आज कोई जातिगत जनगणना की बात कर रहा है? वो अलग बात है कि ये आगे है कि अमेरिका से पैसा आया था और उसके बाद जातिगत जनगणना के लिए हवा बनाई गई। तो जो हिंदुत्व का कोर है वो किसी जाति पाति में विश्वास नहीं करता, उनके लिए सामाजिक समरसता। हमें पता ही नहीं है कि कुंभ में प्रदीप जी नहा के आए। इनसे पूछिए कि बगल वाला कौन नहा रहा तो उसकी जाति क्या थी, इनको पता है? नहीं है। नहीं तो पता नहीं, किसी ने जानने की भी कोशिश भी नहीं। मतलब पता क्या, इच्छा ही नहीं होती है वहां जाके। वहां जाने वाला हर व्यक्ति सनातनी है।
तो नरेंद्र मोदी ने सनातन के इस गौरव को न केवल उभारा बल्कि उसको मजबूती के साथ स्थापित किया। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये जो 25-50 वाला, और उनको ये बात समझ यानी में उन्होंने आई। हिंदुत्व को दोबारा से एक बार उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल हम हिंदुत्व हैं, महाकुंभ से उसको और छवि को मजबूत किया, दोबारा क्या, दिल्ली जीती और अब बिहार की तरफ कूच करने की उनकी पूरी तैयारी है। बिहार तो अब एजेंडा पे आ ही गया। जिस प्रकार से आज भागलपुर पहुंचकर और उन्होंने उनका जो भाषण अगर है तो वो पूरा पॉलिटिकल भाषण है। आप देखिए कि उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई, जैसा दीपक जी बता रहे थे कि सतत वो बिहार के लिए क्या क्या करते रहे वो बताया। उन्होंने हिंदुत्व की बात की, और जो विजुअल्स आप देखिए, जो वो केमिस्ट्री विजुअल में दिखाई दे रही है नीतीश कुमार और उनके बीच में, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी स्थिर बैठे हुए हैं और बार बार नीतीश कुमार उनसे कुछ कहने का प्रयास करते हैं, तो पता चलता है हु इज द रियल बॉस। लेकिन चलिए, अब मोदी जी का डिस्कशन तो हमने कर लिया। 25 के 50 दिन उनके लिए तो बहुत शानदार रहे हैं, चाहे वो काम के लिहाज से हों या फिर राजनीति के लिहाज से हों। दिल्ली उन्होंने एक बार फिर से फतेह हासिल की है, 27 साल का सूखा खत्म किया है। लेकिन प्रदीप, जब जिक्र हुआ ही है नीतीश जी का, तो उनके अभी शुरुआत के दिन कैसे चल रहे हैं? बेटे का पोस्टर लगा रहे हैं, वो बिहार जीतने की फिर से कामना कर रहे हैं। 2025 का आगाज उनके लिए कैसा है और अंजाम कैसा होगा, क्योंकि चुनाव है? नहीं, देखिए, आगाज तो बहुत अच्छा होगा जो लग रहा है अभी, कि कुछ बदला हो। और बिहार की राजनीति को आप पिछले 25 साल की राजनीति को देखिए, जिस पार्टी के साथ, मतलब आरजेडी और बीजेपी की बात कर रहा हूँ, जिसके साथ नीतीश कुमार की जेडीयू है, उसी की जीत हुई है। इसमें कोई जो है अपवाद भी नहीं रहा है कि साथ गए हों और फिर भी हार गए हों। तो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। उसकी वजह यह है कि सामाजिक समीकरण, जो अगड़ा पिछड़ा का समीकरण बीजेपी के साथ और जेडीयू के साथ बनता है, जब वो आरजेडी के साथ जाते हैं तो उसमें यादव और मुसलमान जुड़ जाता है अति पिछड़ा के साथ, वो बहुत फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो सामाजिक समीकरण जो है, सोशल इक्वेशन जो है, वो जिधर वो जाते हैं, इत्तेफाक से ऐसा है कि दूसरी दोनों पार्टियों का जो कोर वोट है वो साथ आ जाता है। और कई बार लोग उदाहरण देते हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, सपा बसपा मिली, लेकिन बिहार में हो गया जब आरजेडी जेडीयू मिली। ये भूल जाते हैं कि दोनों पार्टियां मतलब एक ही आवे से निकली हुई ईंटें हैं। तो उनमें एक तरह की बॉन्डिंग जो है उनके खासतौर से समर्थकों में या कहें उनके कार्यकर्ताओं में पहले से है। वो बनाने की, जो अर्थमेटिक को केमिस्ट्री में बदलने की बात होती है, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बनी बनाई केमिस्ट्री है। उसका अर्थमेटिक बिगड़ता है तो केमिस्ट्री भी बिगड़ जाए। केमिस्ट्री के लिए फिर कुछ बचता ही नहीं है, तो इसलिए गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए आगाज़ तो अच्छा ही होगा, अंजाम निर्भर करेगा उनके स्वास्थ्य पर कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है। और दूसरा, बीजेपी क्या चाहती है। बीजेपी क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार से छुटकारा चाहेगी, ये एक बड़ा प्रश्न होगा। और चाहेगी तो उसकी क्या कीमत चुकाने को तैयार होगी और उसके बदले में उसको क्या मिलेगा, इसका जब आकलन करेगी पार्टी, तो उसके बाद ही ये पता चलेगा कि नीतीश कुमार का क्या होगा। लेकिन दीपक जी, नीतीश कुमार अभी, क्योंकि हालांकि हम चर्चा तो एक एक करके नेता के लिए 25 का आगाज और अंजाम की बात करें, लेकिन नीतीश जी का नाम आया है। नीतीश जी ने अपने आप को कैसे, हर कोई डिस्पेंसिबल होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि उनके लिए, आपके लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आप दल बदलू हो जाए तो भी जनता आपसे नाराज नहीं होती है। किस तरह से नीतीश ने अपने इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति को बुन लिया है? बेसिकली नीतीश ने नहीं बुना है। बिहार में जो जाति है ना, वो कभी जाति नहीं है। और अंततः आप बिहार का चुनाव देखेंगे तो वो जाति पर जाकर ही वोट करता है। बिहार के लिए सर को बहुत अच्छी तरह याद है, प्रमोद महाजन जी हमसे कहा करते थे, इनफैक्ट देश के लिए कहा करते थे, इन दिस कंट्री पीपल डोंट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। यानी लोग अपनी जाति को मतलब इस आधार पर वोट डालने के लिए वोट डालने नहीं जाते, बल्कि अपनी जाति को वोट डालने आते हैं। तो बिहार में कुछ जातिगत इक्वेशंस को लालू यादव ने साधा हुआ है। एक एग्रेसिव यादव जिसको बिहार के अंदर नीतीश जी की छवि, नीतीश जी की छवि देखिए, मैं एक बिल्कुल बेबाक विश्लेषण करता हूं। मैंने नीतीश कुमार पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे तब भी देखा था, मुख्यमंत्री बने थे तब देखा था। वो सरकार उनकी गिर गई, कुछ दिनों के लिए वो मुख्यमंत्री बने थे, फिर वो 2005 में बने, बहुमत के साथ आए। 2005 से 2010 तक उन्होंने लगातार जो काम किया, सड़कों को लेकर,
स्कूल्स को लेकर, बच्चियों के एजुकेशन को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इसके अलावा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, इसके अलावा बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर नीतीश कुमार जी अभी तक उसी की खा रहे हैं और उसी के साथ उन्होंने एक फॉर्मेडेबल अलायंस बनाया। अब वो इंडिस्पेंसिबल राजनीतिक तौर पर क्यों है? क्योंकि नीतीश जी जानते हैं कब किस तरफ खड़ा होना है। नीतीश जी की भी बहुत एक महत्वाकांक्षाएं थी। नीतीश जी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। नीतीश कुमार जी को लगा कि शायद नरेंद्र मोदी जी को 2013-2014 में पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो नरेंद्र मोदी जी के चैलेंजर बने। लेकिन 2015 में विधानसभा चुनाव जीत के आने के बाद नीतीश कुमार जी सब कुछ डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब उनको डिक्टेट करने लगे ना तो नीतीश कुमार जी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। और लालू यादव और नीतीश कुमार के उस अलायंस टिकने का कारण भी ये था कि तेजस्वी, लालू, उनका पूरा परिवार नीतीश जी को डोमिनेट करने लगा था। नीतीश जी किस बात पर अलग हुए? फिर आपने कहा कि नीतीश जी एक बार फिर बदले और वो इंडिया गठबंधन के साथ गए, इंडिया गठबंधन बनाया। वहां पे भी उनको एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी कि 2024 मोदी जी को 10 साल हो गए हैं, मोदी जी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, चलिए मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ। इंडिया गठबंधन बनाया उन्होंने, नीतीश कुमार ने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन नीतीश कुमार के उस एक्सपेरिमेंट के बावजूद भी नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में उस तरह की सफलता नहीं मिली। वो एक बार फिर से इनके साथ आ गए क्योंकि उनको पता है जो उनका एक छोटा सा वोट बैंक है, लगभग 20% के आसपास का, वो वोट बैंक जो है वो जाता रहता है और वही एक सबसे बड़ा फॉर्मेडेबल अलायंस बनाता है। ठीक है, तो 24 में तो हमने बहुत ज्यादा तेजस्वी के लिए बहुत होप नहीं देखी, तमाम सुर्खियां बटोरने के बावजूद, तमाम रील बनाने के बावजूद, फिर भी जो अर्थमेटिक है वो अपना सुधार नहीं पाए थे। तो 2025 में उनके लिए कुछ अच्छी खबर आ सकती है? मैं भी पिछले एक सप्ताह से बिहार में ही था और मैंने वहां बहुत लोगों से बात की। इस बार तेजस्वी की संभावनाएं पिछले चुनाव से 2020 से थोड़ी कम है। इसलिए कम है कि चिराग पासवान इस बार एनडीए का हिस्सा है। चिराग पासवान के बारे में लोग ये भले कहते हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा, और चिराग ने और उनकी पार्टी के नेताओं ने स्वयं भी इस बात को स्वीकार किया था कि वो, और तो घोषित एजेंडा, घोषित एजेंडा था। परसों वो बातचीत, हनुमान बने हुए थे उस वक्त। परसों भी बातचीत में उन्होंने यही कहा कि हमें गठबंधन को अपनी ताकत दिखानी थी, हमारे ही मंच पे थे, तो उन्होंने ये कहा। लेकिन अगर आप उन इसके चिराग के वोट परसेंटेज को अगर एनडीए में जोड़ देते हैं तो 200 से ज्यादा सीटें हो जाती हैं। तो और जिस प्रकार से इस समय आपको सर बताऊं कि बिहार में जो गठबंधन दल के तीनों प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अलग अलग जिलों में प्रवास कर रहे हैं। उन लोगों ने बांट लिए हैं कि इस इलाका मेरा है, ये आप जाओगे, इन जिलों में भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे, और नीतीश कुमार जी यात्रा पर निकल चुके हैं। उनका पूरे बिहार की यात्रा का प्लान बन चुका है। तो जो संगठन के लेवल पर भारतीय जनता पार्टी और विस्तारक और प्रचारक और ये लोग काम कर रहे हैं, वो बहुत ही बहुत निचले स्तर से काम शुरू हो गया। जबकि अभी चुनाव में मुझे लगता है कि 8-9 महीने हैं, नवंबर में चुनाव होने हैं। तो अभी से सक्रियता जो एनडीए की वहां दिख रही है, उसके मुकाबले अभी तेजस्वी के सामने तेजस्वी कोई ऑल्टरनेट भी पेश नहीं कर पा रहे। तेजस्वी के सामने सबसे बड़ा बैगेज है। और जैसे चिराग ने रामविलास जी से अलग अपनी एक छवि बनाई, युवा बिहारी करके उन्होंने अपनी एक छवि, रामविलास जी जो बिहार फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। तो चिराग ने रामविलास जी को छोड़ा, लेकिन तेजस्वी अभी तक लालू जी को नहीं छोड़ पाए। ठीक है, उन जो बिहार का नया मतदाता है या जो यूथ के एस्पिरेशंस हैं, उसको तेजस्वी अभी एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनके सामने वही घिसे पीटे मुद्दे हैं जो लालू जी के समय होते थे, और उसमें उन्होंने एक सवर्णों को जोड़ने का एक प्रयास, छोटा सा प्रयास उपचुनाव के समय किया था, आपको याद हो, जिसमें उनको सफलता भी मिली थी। लेकिन कोई ऑल्टरनेट नहीं होने की वजह से मुझे लगता है कि बिहार में इस वक्त एनडीए का कोई विकल्प नहीं है। अब सवाल यही है कि जेडीयू लेड एनडीए होगा कि बीजेपी लेड एनडीए होगा। चलिए, वो बात तो कह ही दी है प्रदीप जी ने कि देखना पड़ेगा कि बीजेपी क्या चाहती है, उसके लिए क्या कॉस्ट और किस हद तक जाना है, और नीतीश जी का खुद का स्वास्थ्य कैसे रहता है। अब बात कर लेते हैं उस नेता की जिसके लिए 2025 जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है, केजरीवाल। अभी चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, नजर भी नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में है,
अब ये भी नहीं, दिल्ली में, कहीं दिल्ली में। विपश्यना दिल्ली वगैरह में में है। नहीं, जाते दिल्ली रहते में, हैं ना, दिल्ली इस में। सीजन में जो ट्रांजिट दिल्ली में है, कल लीडर ऑफ अपोजिशन चुना उन्होंने। हाँ, और उनके विधायक खबरें तो ये भी थी कि वो लगभग चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाएंगे, इस तरह की बातें भी चलती रहती हैं। नहीं मतलब इतना मुखर नेता और अचानक से लगता है कि गायब हो जाए परिदृश्य से, एक तो भी दिमाग- वीडियो ना आए। एक भी वीडियो ना आए। बड़े दिनों बाद अभी एक ट्वीट आया है वही की फोटो क्यों हटा दिया, बाकी तो मुझे लगा था कि केजरीवाल जी उनकी मुझे लगता है उनकी खामोशी उनकी स्ट्रैटेजी है। वो एक ये और किसी आपने, तूफान से पहले की शांति तो नहीं मुझे है? नहीं लगता, मुझे या तूफान लाने की कुव्वत अभी भी बची हुई बिल्कुल है? नहीं लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तूफान लाने की कोई कुव्वत इस वक्त अरविंद केजरीवाल में है। वो अपना पंजाब बचा लें, पंजाब में फिर से जीत के आ जाएं, क्योंकि अगर दूसरी सरकार भी उनकी चली जाती है ना, तो फिर उनके लिए, उनके पास पार्टी के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। तो अभी उनकी सबसे पहली कोशिश है, वो ना लीडर ऑफ अपोजिशन बनाना चाहते थे, उनको लगता है कि दिल्ली की राजनीति अब आतिशी करें, हम लोग पंजाब की तरफ ध्यान दें। बी, वो पंजाब के गवर्नेंस की तरफ ध्यान देना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि पंजाब के अंदर जो है, चूंकि वो एक पूर्ण राज्य है, दिल्ली जैसा बैगेज उनके पास नहीं है, तो शायद वो कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मतलब आप दीपक सर ये संकेत दे रहे हैं कि पंजाब में केजरीवाल की रुचि बढ़ने से मान को थोड़ा संकट होगा। बिल्कुल मान को संकट होगा, क्योंकि अब पूरा कंसंट्रेशन वही होगा। ये तैयारी तो 4-5 महीने पहले से शुरू हो गई थी। वैभव और राघव चड्ढा ये सब लोग वहाँ पहुँच चुके, विभव सारी पहुँच चुके हैं। मुख्यमंत्री के आवास में रह रहे हैं विभव कुमार। वहीं कोई पद 4 भी दे उनके दिया जो है उनको, सलाहकार जो थे उनको हटा दिया गया। तो वो तैयारी तो पहले से, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इस सब का कोई असर होने वाला है। देखिए, मुझे इस समय अरविंद केजरीवाल को देखकर एजीपी की याद आती है, प्रफुल्ल कुमार महंत की याद। सही पैरेलल है एकदम। दोनों आंदोलन से निकले हुए, दोनों आंदोलन से निकले और पार्टी बनाई और सीधे जो है सरकार आ गई। और एजीपी का तो और ज्यादा था कि आधे से ज्यादा कैबिनेट मुख्यमंत्री सहित यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से शपथ लेने गई। तो इन लोगों का भी यही था। ये हाँ, भृगु कुमार फूकन कौन होगा सर आम आदमी पार्टी का? नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी में भाई उसमें कम से कम जो है आंदोलन के साथी थे, तो बराबरी के लोग थे। बिल्कुल। इसमें जो आंदोलन के साथी बराबरी के लोग थे उन सबको बाहर कर दिया था पहले। वो उनमें से तो कोई बचा नहीं। जो लोग बचे वो अरविंद केजरीवाल से कद में बहुत छोटे लोग बचे। तो इसलिए, और किसी का जनाधार नहीं है कि चैलेंज कर सके, तो इसलिए भृगु कुमार फूकन कोई नहीं बनने वाला। लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति, मुझे लगता है कि जिस दिन ये शराब घोटाले का उन्होंने फैसला किया होगा या शराब नीति का फैसला किया होगा, उस दिन से उनकी राजनीति खत्म होना शुरू। तो उनकी पूंजी क्या थी कि हम अलग तरह की राजनीति करने आए, हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार सुबह शाम बोलते थे। जनता ने भी वर्डिक्ट दे वो वर्डिक्ट तो जनता ने लोकसभा में ही दे दिया। दो बार दे दिया। हाँ, जब उन्होंने कहा कि अगर हमको 7 सीटें गठबंधन को जिता दोगे तो जेल नहीं जाना पड़ेगा, और 7 हरा दी लोगों ने। तो लोगों का क्या मत, और जेल से जब वो निकले, आप देखिए दिल्ली में कहीं कोई हलचल दिखाई नहीं दी। ऐसी पार्टी, और याद करिए जब अन्ना और ये तिहाड़ जेल ले जाए गए थे मुखर्जी नगर, क्या तस्वीरें थी, क्या तस्वीरें थी। मैं रात भर उस दिन तिहाड़ में था, मुझे याद है जो भी सड़क पर आ सकता था दिल्ली में, सब लोग सड़क सब आए और खुद आ रहे थे। कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा था, लोग खुद चल के अपने घर से निकल रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति अब वो करें क्या, बदले क्या? इतना सारा बैगेज हो गया, इतने सारे मुकदमे हैं। मुझे लगता है कि अगले कई साल तो उनके अदालतों के चक्कर लगाने में बीतेंगे। और जिस स्टाइल की वो राजनीति करते आए थे, क्योंकि वो खुद की छवि बहुत साफ सुथरी थी, तो किसी को भी उठा के 2 कागज ऐसे उठाते थे और कहते थे कि ये देखिए ये करप्ट है, दोनों ये ऐसा जगह है। दिल्ली में भी वो गवर्नेंस के इशू पर हारे। बीजेपी ने फोकस किया उसी पर। अगर बीजेपी दूसरे मुद्दों पर ज्यादा फोकस करती तो शायद इतनी बड़ी सफलता न मिलती। और पंजाब में तो गवर्नेंस का हाल पहले से बुरा है। लेकिन उनका वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है, तो इससे कुछ उम्मीद की किरण लेके जब वो 2 ही लोग अगर रेस में होंगे तो एक तो दूसरे नंबर पर आएगा ही। और उसका, और देखिए वोट परसेंटेज जब भरभरा के गिरता है ना, तो बड़ी बड़ी पार्टियों का वोट परसेंटेज चला जाता है। 2004 के लोकसभा चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से हारते हुए देखा है। मायावती का वोट, चलिए, अब आपने अगला नेता का नाम मायावती ले दिया, तो मेरे लिए अगला नेता भी चुनना आसान हो गया है। एक बात जोड़ देता हूँ पिनाज यहाँ पर, कि अरविंद केजरीवाल
चाहेंगे कि वो पंजाब पर पूरी तरह कंट्रोल कर लें, वहाँ की पॉलिसीज़ को। हालांकि ऐसा नहीं है कि मान उनसे बिना पूछे कर सकते हैं, मान डिस्कम्फर्टेबल अनकंफर्टेबल तो जरूर होंगे, और मान के यहाँ से उनको आने वाले समय में चैलेंजेस भी मिलेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जो लोग ये कह रहे हैं कि वो पंजाब चले जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अगर ऐसा करेंगे तो अरविंद केजरीवाल राजनीतिक आत्महत्या करेंगे, क्योंकि पंजाब का लोग उनको कभी मुख्यमंत्री के तौर पर, खासतौर से जो जट सिख हैं, जो पगड़ीधारी हैं, वो उनको कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हरियाणा से लड़के अलग स्टेट लिया, हरियाणा से लड़के अलग स्टेट लिया, एक हरियाणवी को पंजाबी लोग मुख्यमंत्री दे पाएंगे, ये संभव नहीं है। और ना ही इतनी बड़ी गलती नहीं, क्लियर हो जाएगा, कुर्सी का लालच है उनका, ना ही अभी वो राज्यसभा आने के मूड में हैं। अच्छा, राज्यसभा भी नहीं, ये वो अपने लोगों को कह चुके हैं। कहां से जाएंगे सर? पंजाब में दिला सकते हैं, दुर्गेश पाठक को इस्तीफा दिला के खुद वहां से चुन के आ सकते हैं, कहने के लिए राघव चड्ढा को भी कह सकते हैं, वो कहने के लिए और किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन उसके अपने चैलेंजेस और उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अरविंद केजरीवाल ऐसा कुछ नहीं करने वाले। अरविंद केजरीवाल अभी थोड़े दिन चुपचाप बैठेंगे, माहौल देखेंगे। उनका सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो उनकी इमेज कट्टर ईमानदार से कट्टर बेईमान की दिखाई दे रही है, उसको वो कट्टर ईमानदारी में कैसे बदले। लेकिन सर की बात से मैं 100% सहमत हूं, उनके ऊपर इतना सारा बैगेज है कि पुरानी छवि अरविंद केजरीवाल की पा लेना अब मुझे बहुत मुश्किल लगता है। वो तो सर इतिहास गवाह है, वीपी सिंह नहीं पा पाए तो अरविंद केजरीवाल कहां से पाएंगे। लेकिन अब एक और सवाल है कि मुकदमा लड़ने के लिए अब सिंघवी साहब मिलेंगे कि नहीं? नहीं, वो अभी उनका जुगाड़ हो गया है, पंजाब सरकार देगी वो, क्योंकि वो उन पार्टी के संयोजक है ना, आम आदमी पार्टी भी फंसी हुई है उसके अंदर। तो अभी वो क्लैरिटी उनके दिमाग में है कि बिल कहां से भरा जाएगा। नहीं तो इतने बड़े वकील आपको। लेकिन चलिए, अब बात मायावती जी का जिक्र किया था, तो मायावती जी तो निकलती ही यदा कदा है, मतलब ट्वीट आता है या कभी कभार कोई एक वॉइस मैसेज आ जाता है, वीडियो ऑडियो मैसेज। तो उनका क्या राहुल जी से चल ही रहा है? क्या कुछ उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए नए क्वेश्चन भी आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं? बन सकते हैं। बसपा और सपा में बातचीत चल रही, बातचीत शुरू हो गई। अच्छा, दोनों के लिए स्टेक बहुत बड़ा है 2027 का। बीएसपी के लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल है, और अखिलेश के लिए उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 5 चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ चुकी है, 4 में हार चुके हैं। 5वें में 2024 में उनको बड़ी सफलता मिली, इसमें कोई शक नहीं है। इतनी सीटें कभी मुलायम सिंह जी भी नहीं जीत पाए लोकसभा की। उत्तर प्रदेश में 80 में 37 सीटें जीते हैं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। लेकिन अगर उसको वो मान लेंगे कि ये हमारी असली ताकत है, तो फिर वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। वो एक परिस्थिति में वो सीटें आई थी, वो परिस्थिति बनी थी, और मुद्दा जो खासतौर से आरक्षण को खत्म करने का था, वो एक बार चल गया था। महाराष्ट्र में भी चला था, बीजेपी ने कैसे मैनेज किया देख लिया हम लोगों ने, और यूपी में उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव के लिए समस्या ये है कि अगर तीसरी बार सरकार में नहीं आ पाते हैं, देखिए किसी भी पार्टी के लिए सर्वाइवल के लिए अब जिस तरह की राजनीति हो गई है, उसमें सत्ता में आना समय समय पर जरूरी है। लगातार रहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो समय समय पर। पहले पार्टियां क्या थी, कांग्रेस के अलावा जितनी पार्टियां थी, सबकी कोशिश रहती थी कि एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभा सके, इतनी सीटें चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। जनसंघ का तो घोषित उद्देश्य था कि हम संसद में प्रभावी विपक्ष की भूमिका निभा सके, इतनी। हाँ, इसीलिए कि 15, 20, 25 सीटें आ जाएं तो बहुत है, अच्छा है हमारे लिए। लेकिन अब ये पार्टियां इस तरह से नहीं, हर पार्टी जो है, जो भी एक बार सत्ता में आ चुकी है, उसको लगता है कि फिर से हमको आना ही चाहिए। तो अखिलेश यादव के लिए 27 में हारने के बाद पार्टी को बनाए रखना, चलाना मुश्किल होता जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पार्टी खत्म हो जाएगी या जो है वो हाशिए पर चली जाएगी, लेकिन उनकी दुश्वारी जो है वो बढ़ती जाएगी। तो इसलिए उनको मालूम है कि अकेले हम विधानसभा का चुनाव जीत नहीं सकते। कांग्रेस हमारे लिए लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। उनको एक डर था 2024 में, जो कर्नाटक और तेलंगाना के चुनाव नतीजे के बाद आया, कि मुसलमान कांग्रेस की ओर जा रहा है, और वो दिल्ली में उन्होंने देख लिया कि ऐसा नहीं है। मुसलमान अब भी उसी के साथ रहेगा, उस रीजनल पार्टी के साथ जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होगी। तो इसलिए जो है, हमको छोड़कर उत्तर प्रदेश में मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं जाएगा। तो हम कांग्रेस को इतना स्पेस क्यों दें, इतनी सीटें क्यों दें?
कांग्रेस की डिमांड भी बढ़ गई है, 6 सीटें मिल गई हैं, उस 99 सीटें लोकसभा में कुल मिलाकर आ गई हैं, तो उसको लगता है कि अब हमारा हिस्सा बड़ा होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव बड़ा हिस्सा देने को तैयार होंगे। उनको ये बात समझ में आती है कि सपा बसपा मिले तो शायद कुछ बात बन सकती है, और ये बात बसपा को भी लग रही है कि सर्वाइवल का सवाल है। लेकिन बात फिर वही आती है जो पहले 2 गठबंधनों के समय हुआ, 93 और उसके बाद जो है 2019। 93 में जब गठबंधन हुआ सपा बसपा का, तो कांशीराम जी थे दलितों के सबसे बड़े नेता, और मुलायम सिंह जी उस समय जो है पिछड़ों के सबसे बड़े नेता थे, यादवों के नहीं, पिछड़ों के सबसे बड़े नेता थे। और इसमें मिलता था मुस्लिम वोट, जिसके पास और कोई विकल्प नहीं बचता था। फिर भी बीजेपी से 1 सीट कम मिली थी गठबंधन को, और 5% वोट कम मिले थे। उसके बाद 2019 में आपने देखा कि वो अर्थमेटिक केमिस्ट्री में बदल नहीं पाई, वोट ट्रांसफर उस तरह से हुआ नहीं। बीएसपी का फायदा हो गया, उसकी 0 से 10 सीटें हो गई, और समाजवादी पार्टी 5 की 5 पर रह गई। और उसके बाद जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए वो सबके सामने हैं। तो मायावती के पास अपना कोर वोट बचा है 12-13% का, जो लोकसभा में और कम हो गया था, विधानसभा में 12.8% आया था। तो जाटव अगर खिसकेगा तो मतलब बसपा खत्म। जाटव वोटर ऐसा है जिसका मानना है कि जब तक मायावती राजनीति में रहेंगी हम उनके साथ रहेंगे, हम जानते हैं वो जीत नहीं पाएंगी, फिर भी साथ रहेंगे। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है, कब तक ऐसा होगा इसका सवाल है। और मायावती को अब चिंता ज़्यादा है अपने भाई और ख़ासतौर से भतीजे की, कि उसको पॉलिटिकली इस्टेब्लिश करना है, और उनको समझ में आ गया है कि अकेले जो है उनके बस का है नहीं। तो इसलिए सपा और बसपा के सामने गठबंधन करने की मजबूरी है, इसलिए बातचीत शुरू हो गई है। अब चूंकि विधानसभा का चुनाव है, सवाल आएगा मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सत्ता का बंटवारा कैसे होगा। लोकसभा में तो ये सब सवाल आते नहीं, पहले सत्ता तो आ जाए, इतने दिन दूर रह गए हैं, तो शायद नहीं, मुझे लग लेकिन रहा है वो सोच गठबंधन रहे के होंगे समय कि ये सब बातें पहले से तय करना जरूरी होता है। तो इसलिए ये सब अड़चनें आएंगी। लेकिन सवाल यह है कि कितना अंदर से इच्छा है इस गठबंधन की दोनों पार्टियों की ओर से, उस पर निर्भर करेगा कि हो पाएगा कि नहीं। और अखिलेश के लिए मतलब यहाँ योगी जी महाकुंभ, दिव्य भव्य महाकुंभ बता रहे हैं, एक है तो सेफ हैं किनारे के साथ, बटोगे तो कटो के साथ, तो सारी दूरियां मिटा रहे हैं। तो वहां पर अखिलेश का पीडीए मिल्कीपुर में नहीं चला, 27 में चल पाएगा। अब वही अखिलेश जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती मुझे जो लगती है वो राहुल गांधी हो जाने की है। अगर वो तीसरा चुनाव भी हार अखिलेश जाते राहुल बन जाएंगे। हाँ, मतलब अगर समझ 3 लगातार पॉलिटिकली अगर वो 3 लगातार चुनाव हार जाते हैं तो वो राहुल जी की राह पर चलते हुए नजर आएंगे। तो बहुत होशियारी से उन्होंने पीडीए का किया तो था, लेकिन जिस प्रकार से पिछले कई मतलब कुंभ के पहले से ही, जब से ये नारा आया बटोगे तो कटोगे, और मुझे लगता है कि ये नारा बच्चा बच्चा राम के जन्मभूमि के काम का जो उस समय नारा लगा करता था, उसी लेवल का मुझे ये नारा लगता है। कई मायने में उससे ज्यादा इफेक्टिव हाँ, है। मतलब वही तो, क्योंकि एक संदर्भ है बांग्लादेश का सामने लोगों। बांग्लादेश का क्या, देश में ही संदर्भ है। देश में जो है बांग्लादेश ने उस भावना को और ताज़ा उभार कर दिया। दिया। हाँ, मतलब अब तो देश में वो है कि अगर आप मतलब बटे तो कटे, और ये सिर्फ वो सबके लिए है। संभल है सामने, संभल सामने है आपका, उस बहराइच सामने है आपका, दिल्ली सामने है आपके। दिल्ली दंगा को बहुत दिन थोड़ी हुआ है, वाईबी ऑफिसर की हालत देखी थी इन लोगों ने, है ना, कि किस प्रकार से किया गया था। तो मुझे लगता है कि पीडीए का, और जिस प्रकार से, मैं तो जातिगत जनगणना की 1 मिनट एक बात कहता हूं कि जातिगत जनगणना पर सब जाति गिनने में तो लगे हैं, लेकिन जातिगत जनगणना वालों को ये उत्तर भी तो दिलाना पड़ेगा कि ओबीसी के इतने लड़के 12वीं पास कर रहे हैं 8%, है ना, मुस्लिमों के 7% 12वीं से आगे पढ़ पा रहे हैं। जातिगत जनगणना होगी तो ये सब गणना भी तो होगी, और इसका हिसाब भी तो आपको देना पड़ेगा कि आपने 50 वर्षों में क्या उस समाज के लिए किया, कि सिर्फ मुंडी गिन के आप कहोगे कि इसको नौकरी दे दो। भाई शिक्षा में क्या किया, स्वास्थ्य में क्या किया, रोजगार तो तीसरा मसला आएगा ही आएगा। तो इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि जो जातिगत जनगणना में कराने वाले लोग हैं वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। वो चल तो दिए उस राह पर अमेरिका के दबाव में या अमेरिका के धन के आधार पर,
लेकिन अब उनके सामने अपनी साख को बचाने का संकट है कि हम गिनती तो करा लेंगे, लेकिन गिनती के बाद जिस प्रकार के प्रश्न से हमारा सामना होगा, प्रदीप जी, दीपक जी, जिस प्रकार के प्रश्न पूछेंगे कि भैया काहे नहीं पढ़ाए ओबीसी को, काहे नहीं यादवों को पढ़ाए, काहे नहीं कुर्मी कोयरी का बच्चा 12वीं से आगे पढ़ पाया, 80% उसकी लिटरेसी पहुंच पाई। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि अखिलेश के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। और मायावती जी का मुझे लगता है कि बातचीत भले हो जाए, लेकिन अंत में ये गठबंधन हो नहीं पाएगा। जिस प्रकार का सिनेरियो अभी मायावती जी के आसपास है, जिस प्रकार अब वो बहुत सारी बातें कही नहीं जा सकती, आप सब लोग समझते हैं। उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस भी और उनकी अपनी कमियां भी हैं। हाँ, वही मैं कह रही थी, जिनको ढांपने के लिए उनको कहीं ना कहीं किसी बड़े राजनीतिक दल का समर्थन चाहिए होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। और अब बिहार और उत्तर प्रदेश तो उसके बिना तो देश की राजनीति की बात हो नहीं सकती। चलिए अब कॉफी के आखिरी हिस्से में पहुंचे हैं। सारे बड़े बड़े नेताओं का जिक्र कर लिया। 24 में लगा था कि कमबैक करी है राहुल गांधी ने, लेकिन 25 आते आते तो कुछ अच्छा, मतलब आप राहुल गांधी को मानती हैं कि छोटे नेता हैं? नहीं। आपने कहा सारे बड़े कर लिया। देखिए ऐसा होता है ना, नहीं देखिए, क्लोजिंग और ओपनिंग यही शानदार होनी चाहिए। ओपनिंग मोदी जी से की थी, तो क्लोजिंग हम राहुल गांधी से कर रहे हैं। नेताओं का बात कर लिया, एक रह गया। नहीं, हमने कहा ना ओपनिंग हमने की थी मोदी जी से। आई नो। तो अब हम क्लोजिंग जो है राहुल गांधी से कर लेते हैं। उनके लिए तो 25 का आगाज अच्छा नहीं रहा। 24 में जो एनर्जी आई थी, जो कॉन्फिडेंस आया था, अब वो सब कुछ शैटर्ड होता हुआ नजर आ रहा है। उनके लिए तो आप देखिए कि 2014 से ही कुछ अच्छा नहीं रहा। इस 99 सीटों को उन्होंने विजय मान ली कांग्रेस वही पार्टी। गलती हो गई सर। और जो उनका भाषण जुलाई में संसद में था, वो एरोगेंस की बिल्कुल पराकाष्ठा जिसको कहते हैं वो था, कि जैसे विश्व विजय करके कोई आया हो। सर उसमें भी इस तरह का एरोगेंस एक सेकंड के लिए बस, सॉरी, नहीं। उन्होंने न सिर्फ मान लिया बल्कि वैसा व्यवहार भी करने लगे। उसकी उनकी एक मजबूरी थी, वो मैं सर बोलने में बताऊंगा उसको। तो उसकी वजह से जो है, अब आप जमीन पर जब तक काम नहीं करेंगे, अभी रिशफल हुआ है संगठन में, 2 नए महामंत्री बनाए गए हैं, 9 प्रभारी बदले गए हैं। उसका कहीं चर्चा आपने कहीं सुनी उसकी? भाई कई बार केवल कॉस्मेटिक चेंज एक मैसेज देने के लिए होता है, एक प्रतीकात्मक राजनीति के लिए होता है कि ये बदलाव हो गया, ये नए चेहरे आ गए, अब इन लोगों से उम्मीद करनी चाहिए, ये इनकी परफॉर्मेंस रही है, ये इनकी योग्यता है। उसके बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, उसमें राष्ट्रीय स्तर पर यह बदलाव हो रहा। दूसरा, अभी ऊपर हार रहे थे लोकसभा में, फिर विधानसभा हार रहे थे। 2 राज्य जहां केवल 2 पार्टियां हैं, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, कांग्रेस पूरी तरह से साफ।